नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश बागवान प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी प्रदेश में सेब की फसल के साथ साथ बहुत सारे गुठलीदार पौधे और दूसरी तरह के जो जितने भी फल हैं वो काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है और प्रदेश और देश की विभिन्न मंडियों में हमारा जो उत्पादन है वो जाता है। इससे न केवल प्रदेश की आय में वृद्धि होती है, अपितु बहुत सारे ऐसे किसान और बागवान हैं जिनकी आय या जिनका पूरा परिवार जो है वो किसी न किसी बागवानी के तौर पर जुड़ा है। लेकिन दर्शकों, अनुसंधान के इस युग में नई तकनीक के साथ, नई पौध के साथ, नई जानकारी के साथ वैज्ञानिक तरीके से कृषि और बागवानी करना आने वाले हैं। और यदि नई तकनीक के साथ बागवानी की जाएगी तो संभवतः बहुत सारे नए अवसर इस क्षेत्र में मिलेंगे और आने वाली पीढ़ी जो है इसका लाभ लेगी और इसमें स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जो नौजवान एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुरेश कुमार जी, जिन्हें डिम्पल पांचटा के नाम से भी जाना जाता है। डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। दर्शकों, सुरेश कुमार यानी डिम्पल पांचटा जी प्रगतिशील किसान तो है ही हैं, बागवान तो है ही हैं, साथ ही साथ नौणी यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है हमारा, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, उसमें बीओडी मेंबर भी हैं और 2 बार नेशनल अवार्डी हैं। इसके साथ साथ प्रगतिशील किसान हैं और बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए, और जो हिमालयन एनजीओ है उसके संस्थापक और प्रेसिडेंट भी हैं। चलिए आज इनके अनुभव का और इनसे जानकारी हासिल करते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या क्या अवसर हैं। पांचटा जी, मेरा पहला सवाल ये कि बागवानी, चूँकि आप युवा हैं और संभवतः इस आयु में लोग नौकरी की तरफ भागते हैं पढ़ाई वगैरह करने के बाद, लेकिन आप बागवानी की तरफ आए, ये बागवानी की तरफ कैसे आना हुआ? अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा तो आपने अमूमन देखा होगा हमारे समाज में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मेरे पिताजी एक किसान बागवान थे, तो उन्हीं को देखते देखते हम भी बागवानी में आए। मगर बहुत छोटी उम्र में मुझे ये आभास हो गया था कि मुझे बागवानी सेक्टर में कुछ अच्छा करना है और एक अच्छा बागवान बनना है। तो अच्छा बागवान हो सकता है कि उस वक्त जानकारी का इतना अभाव था और हमारे को इतना गाइडेंस नहीं मिले। अगर हमें ये पता होता कि नौणी यूनिवर्सिटी भी एक माध्यम है पढ़ाई का, तो शायद आज हम नौणी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं ज़रूर अपनी सेवाएं दे रहे होते। मगर हम जब स्वरोज़गार की बात करते हैं, या आप देखेंगे कि एक जो मेरी अपनी फीलिंग थी कि हम एक ऑनर की तरह जीना चाहते थे और हम एक अपनी लैंड के मालिक थे, तो क्यों ना हम स्वरोजगार करें। और हम लोग बेसिकली नौकरी के लिए नहीं बने, हम तो एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोगों में से है। अमूमन मैक्सिमम जितने भी परिवार बागवानी से जुड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई 5 और 6 से कम लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हमारी वजह से तो किसी दूसरे के परिवार भी चल रहे हैं। तो बागवानी में कुछ नया करने की चाह थी हमारे में और हम उसी संकल्प को लेके चलते रहे और आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। आज इस मुकाम पे पहुंचे कि आज जो है बागवानी क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है। पांचटा जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ आपने कही। मुझे लगता है जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा नौजवान वर्ग है, उनको सीख लेने की आवश्यकता है। आपने कहा कि नौकरी में तो सिर्फ हम अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास एक भूमि है, एक क्षेत्र है परंपरागत तौर पर हमारे बुजुर्गों से, तो उस भूमि का जो एक तो सदुपयोग भी हो जाएगा, दूसरा एक ऐसा वेंचर, ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा काम हम कर सकते हैं बागवानी के तौर पर जिसमें हम अपने साथ साथ कई लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपने जो है दूसरे मजाक के लहजे में भी कहा कि अपने मालिक खुद हो सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने कही। तो दोनों चीज़ें जो है इसलिए आपका रुझान इस तरफ हुआ। चलिए पांचटा जी, ये तो हुआ कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए। मेरा सवाल ये है कि जब हम परंपरागत खेती की बात करते हैं, संभव तो आपने कहा कि आपके जो पिताजी थे वो भी बागवानी करते थे, लेकिन वो तरीका जो है परंपरागत तरीका, जो पुराना तरीका था,
आपने नए तरीके की तरफ कैसे आए, और नए तरीके की तरफ जब आए तो उसमें कैसे क्या प्रयोग आपने किए जिससे आप इतने सफल हुए? जब मैं अपने बगीचे में आया तो जब मैंने सबसे पहले सीखा कि जो सेब है हमारा वो एक बीमे में लगता है, मगर जो उस वक्त की परंपरागत कांट छांट थी पौधों की वो बड़ी अलग थी। तो जब मुझे ये पता लगा कि बीमे में हमारा सेब लगता है, तो जब मैं अपने बगीचे में गया, बगीचे तो हमारे सबके पास थे मगर वो प्रोडक्शन नहीं आ पाती थी, तो मैंने देखा कि हमारे तो बीमा ही नहीं है। फिर मैंने काम शुरू करा कि किस तरीके से बीमा डेवलप किया जाता है। उस वक्त के जो भी सोर्सेज थे हमारे, जो प्रगतिशील बागवान थे या जो भी जानकार थे, उनसे बैठना, उनसे डिस्कस करना, जो हम सीख पाए लोगों से और अपने अनुभव से, तो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने बगीचों में काम करने लग गया। तो मैंने रिजल्ट आने शुरू हो गए, फिर हमने बीमा बनाना शुरू किया। दूसरी बात पता लगी कि इसके लिए प्रांगण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें अपने बगीचों में देख रहा था कि उसमें हमारे पास पॉलिनाइजर वैरायटी थी नहीं, तो हम पॉलिनेशन की ओर काम शुरू करा। तो जब हमने पॉलिनेशन भी लगा दिया और उसके बाद अपनी कांट छांट, फिर हमारे को पता लगा कि लाइट पेनिट्रेशन कितनी महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण, मगर उस दौर की प्रूनिंग बहुत ही अलग थी। तो जब हमने ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते रहे तो हमारे को लगभग 2-3 साल में रिजल्ट आने लगे। और मेरा जो सफ़र था सिर्फ 42 बॉक्स से शुरू हुआ था जी, 42 पेटी से शुरू हुआ था। और हमारे जो प्रदेश की जो प्रोडक्शन है, जो सरकारी आंकड़ा है, हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो, हम 7 से 8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है हमारी। तो इस वक्त जो मैं अपनी प्रैक्टिस से जो सीख पाया हूँ, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा हॉर्टिकल्चर का, तो आज मैं लगभग 70 से लेकर 100 मीट्रिक टन तक सेब के उत्पादन कर रहा हूँ। और ये एक मतलब चाइना और इटली जैसी कंट्री के इक्वल आके खड़ा। तो मेरा अपना ये मानना था कि जब एक मैं कर सकता हूँ तो हमारे युवा साथी या हमारी पूरी इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती। तो लगभग 15 साल से मैं ये समाज सेवा का कार्य करता हूँ और लोगों को सबसे पहले मैंने एज ए ट्रेनर प्रूनर में इंट्रोड्यूस हुआ लोगों से, और मैं लोगों को खेतों में जाके लोगों को अवेयर करने लगा। और आज बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। मेरे साथ साथ हमारा यूथ आगे आ रहा है, स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अभी आपने एक बड़ी बात करी कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटी, हम इसको सिर्फ बागवानी से क्यों जोड़े, क्यों ना हम इसको ऑर्चर्ड टूरिज्म से क्यों नहीं जोड़ सकते, जो जब अवसर की बात आएगी। क्योंकि जो क्लाइमेट हमारे पास है इस हिमाचल में, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम जगह ऐसी होगी जो हमारी हिमालयन रेंज है, इसके अलावा पूरा हिंदुस्तान में ऐसी जगह यानी बहुत सारे अवसर क्या है हमारे पास, जो उन अवसरों पे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा अपने भावी पीढ़ी के लिए या और हमारे जो कृषक बागवान हैं उनके लिए। लेकिन आपने कहा, आपने बड़ी अच्छी और सटीक बात कही। आपने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, आपने शुरुआती तौर पे जो है कुछ वैज्ञानिक तरीके ढूंढे। आपने कहा कि आपने देखा कि वो प्रोनिंग होती थी तो वो बीमे ही उसमें से उड़ जाते थे, जो परंपरागत तरीका था। आपने उन पर ध्यान देना शुरू किया। फिर आपने कहा कि पोलिनेटर जो है कहाँ कहाँ हो, प्रकाश संस्करण कैसे हो, वो आपने कहा। इन छोटी छोटी चीज़ों, जो बुनियादी चीज़ों पे जो चेंज आपने लाया, इससे आपको सकारात्मक परिणाम आए और धीरे धीरे करके जो है आज इस पे हैं। पांचटा जी, मेरा अगला सवाल ये है कि हम जब बात करते हैं न्यूनतम खेती की, नए तरीके की, नए तरीके संभव तो बहुत सारी चीज़ें आपने कह भी दिया कि थोड़े थोड़े बुनियादी चीज़ें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन पूरे प्रदेश में एक साथ जो है वो नवीनीकरण करना मुश्किल है। यानी अगर आप कहें कि जी सारी पौध नई लगा दें, तो जो पुराने बगीचे हैं उनमें कैसे परिवर्तन लाया जाए और नए तरीके के साथ कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, अगर हम नवीनीकरण की बात करें? अभी अगर हमारे सामने जो वर्तमान की स्थिति है, मुझे लगता है कि 99% अभी तक जो हमारी बागवानी है वो पुराने ही परंपरागत खेती पर निर्भर है। उसमें हम अपनी प्रूनिंग ट्रेनिंग से, अपनी मिट्टी की जांच से, क्योंकि एक दौर था कि हमारे को ये पता नहीं था कि हमारे पौधे को और मिट्टी को चाहिए क्या। वो जब तक फार्मर इस ओर अवेयर नहीं होगा कि हमारे को मिट्टी की जांच करनी है, लीफ टेस्टिंग करनी है, पत्तों का जांच करनी है, उसके बाद जो हमारा जो मैनेजमेंट रहेगी बगीचों की, खासतौर पर अगर न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट की हम बात करें, हमारे आजकल एक जो कल्चर चला कि हर साल ये खाद डालनी है, NPK डालनी है, दूसरी चीज़ें, जबकि जो शेड्यूल रहता है, जो अगर हम न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट की बात करें, वो नीड बेस होना चाहिए
जिस चीज की जिसकी जरूरत है, बिल्कुल हम कई बार वो जो है जरूरत से ज्यादा उसमें डाल देते उससे हैं, जिसका हमारी नुकसान सॉइल हो जाता है। फर्टिलिटी खराब होती है, सॉइल स्ट्रक्चर खराब होता है। तो मैं तो बहुत पहले अवेयर हो चुका था 2000 के दशक में, तो तब से लेकर हम मिट्टी परीक्षण कर रहे थे और नीड बेस ही हम अपनी खादों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल भी नहीं करते। मुझे लगता है कि हम 70 और 30 के रेशियो 60-70% अभी भी हम नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से ही बागवानी कर रहे हैं। आज देखिए कि आप जो लस्सी गौमूत्र का कल्चर है, तो हम तो सन 2000 से करें। अब इसको मैं दो भाग में बांटूंगा। परंपरागत उसमें आप न्यूट्रिशन अगर बैलेंस करते हैं, लाइट पेनिट्रेशन कैसे करते हैं, एक फेज आ गया। अब सेकंड फेज आता है आज की भावा युवा पीढ़ी के लिए कि हम नई हाई डेंसिटी या मीडियम हाई डेंसिटी पे कैसे काम करें और उसका क्या फायदा। एक तो सबसे बड़ी जरूरत है कि कंपटीशन का ज़माना है, हम फ्री ट्रेड की ओर हमारा देश जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को या तैयार रहना पड़ेगा कंपटीशन देने के लिए। उसके लिए हमारे पास क्लीन प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए। उस पर भी एक अच्छा अवसर है युवा साथियों को कि एक अच्छी नर्सरी स्थापित की जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। उसके साथ साथ जो रूट स्टॉक सिलेक्शन है, अभी तक जो बागवानी होती थी आज से पहले की, वो होती थी एक हमारे बीजू प्रजाति पर, जिसको हम सीडलिंग रूट स्टॉक कहते थे। आज आ गया है टिश्यू कल्चर और क्लोनल रूट स्टॉक का जमाना, और उसमें भी वैरायटीज आ गई है कि छोटा और बड़ा। तो जितना छोटा हमारा रूट स्टॉक सिलेक्शन होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि परंपरागत खेती में शायद इतनी प्रोडक्शन है नहीं। क्योंकि हम अगर विदेशियों की बात करें तो वहाँ 100 या 100 से ऊपर भी मीट्रिक टन तक प्रोडक्शन करें पर हेक्टेयर, तो हम लोग काफ़ी पीछे अभी। अब बात आती है कि अगर हमने उस स्टैंडर्ड के लिए रहना, तो आज हमारे पास रूट स्टॉक में अगर मैं देखूँ तो M9 है, M106 है, M111 है मीडियम हाई डेंसिटी के लिए। तो हम इस पे काम करके, और दूसरी बड़ी चीज़ है कि आने वाले दौर में आप देखेंगे कि इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट को जब तक हमारा बागवान नहीं समझेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले टाइम में लेबर कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो लेबर कॉस्टिंग बढ़ेगी तो हमने लेबर को कैसे कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं अपने खर्चों को। और दूसरा आपने देखा होगा कि बड़े पौधों में मैनेज करना बहुत ही टफ है, जबकि जो छोटे छोटे पौधे आते हैं और अर्ली, पहले हम परंपरागत खेती में हमारे जो पिताजी बगीचा लगाते तो वो ये सोच के लगाते थे कि मेरे बच्चे के लिए तो एटलीस्ट वो काम है। मगर जो आज की रूट स्टॉक है और नई वैरायटी है, खासतौर पर स्पर वैरायटी आ गई है, गाला के स्ट्रेन आ गए, रेड डिलीशियस के स्ट्रेन आ, फ्यूजी, ग्रैनी स्मिथन, तो उसमें आप देखेंगे कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से क्रॉपिंग शुरू हो जाती है, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने ये कही कि जो क्योंकि लोग जो है आजकल इस नई पौध, नई फसल, नई वैरायटी के चक्कर में क्या करते हैं कि वो जो बगीचा है, परंपरागत बगीचा जो है, उसको उड़ा देंगे, फिर नया शुरू करेंगे, फिर उसमें बहुत सारा खर्चा, बहुत सारी दिक्कत है, जिनको अब स्वाभाविक तौर पे पैसों की दिक्कत सबको ही रहती है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही, आपने कहा कि दोनों तरीके हैं जो है वो एक साथ सर्वाइव कर सकते हैं। आपने कहा जो परंपरागत खेती है उसमें भी कुछ छोटे मोटे कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, वैज्ञानिक तरीके से जो है उसमें चेंज करने की आवश्यकता है। पूरा बगीचा पुराना जो है उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपके पास खेत खाली है या बगीचा बहुत पुराना हो चुका है, वहाँ आप नई फसल लगाएं। पर दोनों तरीके, आपने कहा कि दोनों तरीक़ों से जो है वो बागवानी की जा सकती है। पुराने में थोड़ा बहुत चेंजेस करके, जैसे आपने कहा कि उसमें भी आपने कहा कि जैसे प्रूनिंग की बात है, प्रूनिंग वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए, पोलिनेटर बीच बीच में होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें। लेकिन उनके लिए, खासकर जो नए तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए आपने कुछ चीज़ें बताई। लेकिन पांचटा जी, मेरा एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। हम बार बार बात करते हैं नवीनतम तकनीक की, नई खेती की। ये नवीनतम खेती की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्यों बार बार बात करते हैं? सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये थी कि जो हमारा पूरा दुनिया फ्री ट्रेड की ओर जा रही है और क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। और जब जैसे हम रॉयल की बात करें तो लगभग 105 और 110 साल पुराना हो चुकी है हमारी ये रेड डिलीशियस की वैरायटी, तो वो क्वालिटी रही नहीं है इसमें। तो अब नए स्ट्रेन आ रहे हैं और लोगों का टेस्ट भी बदल रहा है। आप देखें कि पहले लोग मीठा सेब पसंद करते थे। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे घर में लाल सेब अब कोई खाता ही नहीं है। हम लोग गोल्डन, गाला, फ्यूजी, ग्रैनी स्मिथ, थोड़ा सा अब लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए। अब टेस्ट बदल गया, खट्टा मीठा पसंद करने लगे, कोई लोग खट्टा खाना पसंद करने लगे। तो
इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, लोगों के पास समय नहीं है इंतजार का, जिससे पहले हमारे पास 15 से 20 साल लगते थे एक बगीचा तैयार करने में, हाँ। आज 2 साल में 3 साल में आप तैयार कर सकते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और आज के दर्शकों को और युवा बागवानों को भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा बगीचा अपरूट करना है, उसको कल्टीवेशन में डालना है। अगर आपका एक पोर्शन खाली है, आप अपने पॉकेट के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। आप 10 पौधों से शुरुआत कीजिए, आप 100 पौधों से शुरुआत कीजिए, आप 200 से कीजिए। अगर एक ब्लॉक खाली हो गया है, सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि लाइट पेनिट्रेशन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी दिशा का पता हो। जब भी आप बागवानी की बात करेंगे और एक बगीचा लगाने की बात करें, जो पहला उसका थंब रूल रहेगा कि जो आपकी लाइन लगेगी, जिसको हम रो बोलते हैं, वो नॉर्थ से साउथ दिशा में लगेगी। अच्छा, ईस्ट से वेस्ट या दूसरी दिशा में नहीं लगेगी। आपको एक कंपास लेना है, उससे आप वैज्ञानिक तरीके से आप देखेंगे, उसमें लाइट प्रॉपर पहुंचेगी आपके अंदर तक, उससे क्वालिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सख्त जरूरत है कि नई बागवानी की। समय नहीं है लोगों के पास, और दूसरा क्वालिटी। और मुझे लगता है पांचटा जी, और फिर बहुत सारी चीजें कुछ और भी है, जैसे जमीन जो है धीरे धीरे घटती जा रही है, पानी का जो स्तर है, जल स्तर वो घटता जा रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें। अभी इसमें मैं अगर पानी की बात करूं तो ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा ऐसा विषय है कि लोग सोचेंगे कि जब रूस्टॉक लगाएंगे तो पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत हमारे को सीडलिंग रूस्टॉक पे भी है। इसलिए जब वो हमारा, क्योंकि जिस टेरेन में हम बहुत टफ टेरेन में बागवानी करते हैं, वहाँ डीप रूटेड सर्वाइव होता था, मगर आज का दौर बदल गया है। अगर हम अच्छे से मैनेज कर पाए और रेन हार्वेस्टिंग कर पाए, आपको मैं उदाहरण के तौर पे यहीं कंडाघाट के साथ एक बागवान है जो हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर का काम करे। सिंगल एक बागवान है जिनके पास जो स्टोरेज है अपने बिहाफ पर 1 करोड़ लीटर की है। 1 करोड़ लीटर एक अकेले बागवान ने रेन हार्वेस्टिंग से किया है। उनके पास कोई सोर्स नहीं है, बरसात में वो भरते हैं अपने ग्रीन हाउस से उसको तो पानी की आवश्यकता बहुत कम है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन के उसमें ना तो आपका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जाएगा, जिससे लीचिंग रहेगी न्यूट्रिशन की, प्रॉपर तरीके से लिमिटेड तरीके से आप डालेंगे। आज तो ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है, एक ऐसी व्यवस्था लग गई है कि आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं कि कब ड्रिप चलेगा, कितने देर चलेगा, 1 मिनट चलेगा, 1 घंटे चलेगा। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी और अच्छे फ़ायदे हैं, और क्वालिटी स्टैंडर्ड हम सेट करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपटीशन क्रिएट करेंगे आने वाले टाइम में। बहुत बढ़िया आपने कहा कि बहुत सारे अवसर हैं, और इसमें जो है ना केवल रोजगार स्वरोजगार, बल्कि हम जो है वो बहुत अच्छा compete कर सकते हैं, बहुत अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेटस अर्जित कर सकते हैं। पांचटा जी, आप चूँकि जो हमारा उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय है नौनी सोलन, उसमें आप BUD मेंबर भी हैं, और बीच में जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने एक और चीज़ कही कि इस हॉर्टिकल्चर को जो है, इस बागवानी को टूरिज़्म के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बताएं कि एक तो ये कि जो आप BUD मेंबर हैं उसमें आप क्या गतिविधियां चलाते हैं प्रदेश के बागवानों को जागरूक करने के लिए, और दूसरा जो है हॉर्टिकल्चर बागवानी टूरिज्म की हम बात करते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर मैं अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सदस्य होने के नाते की बात करूं तो आज तक बहुत सारी ऐसी लंबित मांगे थी या ऐसे काम थे जो नहीं हो पा रहे थे। चाहे वो दवाइयों की गुणवत्ता की जांच की बातें हो या नई टेक्नोलॉजी, आपने PGR का नाम सुना होगा, तो उसको एक लीगल रूप हमने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में उठाया। आज वो सेंटर इंसेक्टिसाइड बोर्ड में रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हमारे पास तब तक हमारा फार्मर कम्पिटिट नहीं कर पाएगा। एक तो हम ये, दूसरा था कि जो यूनिवर्सिटी और विभाग, खासतौर पर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी और फार्मर के बीच का गैप बहुत आ गया था। हमारा फार्मर शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था और वहाँ की बात यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। तो हमारे पास एक सोशल मीडिया की ताकत थी अवेयरनेस क्रिएट करने की। उसके लिए हमने अब शुरू करा है कि हर इलाके में हम, अब पहले भी मैं कैंप करता था, मगर अब जो कैंप कर रहे हैं हम, उसमें हम नॉन यूनिवर्सिटी को साथ लेके पूरे विषय विशेषज्ञ, चाहे वो एंटोमोलॉजी के थे, चाहे वो पैथोलॉजी के थे, चाहे वो सॉइल साइंस के थे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के थे, उसको हम एक ब्लॉक लेवल पे अलग अलग क्षेत्र में करने की कोशिश करें। इसके तहत हमने 1-2 कैंप ऑलरेडी कर भी दिया है, जिससे फार्मर आते हैं और एक पर्सनल एक्सपीरियंस या जो हमने सीखा अपनी प्रैक्टिस से,
वो भी सीखते हैं, और एक जो साइंटिफिकली चीज़ है उसके साथ भी। अब बात आती है ऑर्चर्ड टूरिज्म की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में जो इसमें काम कर रहे हैं। इसका नया उदाहरण आपको जब आप कुल्लू मनाली जाएंगे वहाँ पर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो हमारा ये अपर शिमला का ये वाला एरिया था, ये रोड की वजह से यहाँ डेवलप नहीं हो पाया टूरिज़्म। अब रोड कंडीशन अच्छी हो गई है तो मैक्सिमम आपको आप देखेंगे कि हमारे पहाड़ में घर बनाने का बड़ा शौक है। बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं लोगों ने। तो परिवार बड़े छोटे हैं हमारे, जी, 2-2 4-4 सदस्य रह गए हैं परिवार में। बिल्कुल। तो घर बहुत बड़े, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उसको आप और होम स्टेज में और ऑर्चर्ड टूरिज्म में जोड़ सकते हैं। घर हमारे पास ऑलरेडी है, जिनके पास नहीं है उनके पास सरकार बहुत अच्छे बिल्कुल बढ़ावा देती है इन चीज़ों को, के लिए, और टूरिज्म के लिए। हट्स छोटे छोटे आप बिल्कुल बनाओ छोटे जिसमें छोटे। भी। आज तो ये ज़माना है कि आप अगर एक बहुत बड़ा महल बनाएंगे उसमें लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि एक मड हाउस बनाएंगे तो उसमें आप एक रात का ही 8 से 10 हज़ार रुपये किराया कमा सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में पैसों की कमी नहीं है, मगर एक अच्छी जगह की कमी है। हमारे पास ये नेचर है, हमारे को सिर्फ अपनी प्रकृति को बचाना है। नेचर को हम बचाएंगे तो ऑर्चर्ड टूरिज्म, उससे हमारा परिवार का एक सोर्स अदर भी बढ़ेगा, और साथ साथ प्रदेश की आय भी और प्रदेश सरकार की आय में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है जीडीपी में ऑर्चर्ड टूरिज्म। आने वाला भविष्य हमारा इसी पे टिका है। बागवानी के साथ साथ हम टूरिज्म को अगर अडॉप्ट कर ले, क्योंकि एक सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। फसल के साथ ये है कि कभी प्राकृतिक आपदा ऐसी आती है, जैसे इस साल भी आपने देखा ओलावृष्टि इतनी होगी, बेमौसमी बर्फबारी, तो फार्मर के पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। और मैं यहाँ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है हमारे युवा साथियों का, जब तक आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं। हाँ, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप बहुत अलग करना चाहते हैं समाज में, तो उसके लिए आपके पास अवसर है, ठीक है। मगर जो 99% हमारी आबादी है वो कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर से जुड़ी है, वापस हॉर्टिकल्चर में ही आना है। तो क्यों ना आज हम इसको आगे करें। आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। आपने कहा कि एक तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है पहाड़ी प्रदेश है, और यहाँ की प्रकृति जो है वो अपने आप में बेजोड़ है। तो एक तो हमें अपनी प्रकृति को बचाए रखना है, दूसरा खासकर जो जिस आप ऑर्चर्ड टूरिज्म की जो आप बात कर रहे हैं, एक तो प्रकृति को बचाना है, और दूसरा ऑर्चर्ड टूरिज्म में जो है प्रकृति का संरक्षण तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है अगर हम छोटे छोटे हट्स बनाएंगे तो बगीचे को देखने, ऑर्चर्ड को देखने भी लोग आएंगे, और जो स्टेइंग अरेंजमेंट जो है वो भी साथ साथ होगा, तो आय में भी वृद्धि होगी। आपने कहा कि एक और ऑप्शन भी होगा, मान लीजिए किसी वर्ष जो है अच्छी फसल नहीं आती है तो कम से कम आपके पास वो ऑप्शन भी है। तो इसमें बहुत सारे अवसर की आपने बात कही। मुझे लगता है कि जो ऑर्चर्ड टूरिज्म जो है वो आपने जो आज बताया, ये संदेश हमारे पूरे प्रदेश में सारे दर्शकों को, सारे बागवानों को गया होगा, और संभवतः इस क्षेत्र में जो है वो आगे आने के लिए अब होड़ सी लगनी शुरू हो जाएगी, मेरा ये मानना है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं, स्वाभाविक तौर पर आप जागरूक किसान तो है ही हैं, लेकिन काफ़ी लोग संपर्क करते हैं आपसे, और आप जाते भी हैं फील्ड में। मैंने सुना है कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, इसके पास जो ऑर्चर्ड है भारत सरकार का राष्ट्रीय भवन का, उसका संरक्षण भी आप देख रहे हैं। बहुत सारे आपके लिए जो है बहुत सारे कॉल्स आती हैं, अवसर आते हैं। तो आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं और क्या जानकारी देते हैं? सबसे पहले तो मेरा बागवानों को ये अवेयर करने का एक बड़ी क्लियर सी बात है जी। जब मैं हॉर्टिकल्चर में आया तो मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, मगर मैं आज भी वो फील करता हूँ कि जिस चीज़ की कमी मुझे रही वो मेरे प्रदेश के बागवान को ना रहे। सही बात। तो जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ये तो सबको पता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इवन जब मैं शुरुआती दौर में कहीं जाता था तो ऐसे ऐसे बागवानों से मिला कैंप के माध्यम से, जिनसे मुझे उल्टा सीखने को मिला जी। उनकी बात पहुंच नहीं पाती थी, मैं एक माध्यम था। तो जब सारी चीजें इकट्ठी आई तो सबसे पहले मैंने प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे लोगों को अवेयर करा। दूसरा मेरा रहा पर्यावरण पर, कि पर्यावरण को हम कैसे बचाए। आप जो छिट्टे हमारे कटिंग के आते हैं उसको ना जलाए, उसको कंपोस्ट करके हम कैसे खाद बना सकते हैं, उसके बारे में जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर एक पहाड़ी उसमें मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि पानी की आवश्यकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की है हमारे पास। अगर पानी होगा तो सब कुछ है। उसके लिए मैंने फार्मर को कैसे अवेयर शुरू किया कि मैंने उनको बताया कि जो आपके खेत की जो पीछे वाला एरिया है वहाँ एक नाली सी खोद दीजिए और उसको बंद कर दीजिए।
बरसात का पानी आएगा वहाँ रुकेगा और वो धीरे धीरे अंदर अंदर जाता रहेगा। उसके साथ साथ हमने पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे ऑगर से वेस्ट लैंड पे बनाने के लिए कहा, लोगों ने वो अडॉप्ट किया। उससे पूरी उसको पानी की आवश्यकता पड़ी, पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि ऐसे पानी की कमी तो हमारे पास है नहीं। लास्ट ईयर एक ड्रॉट पड़ा, उसके अलावा हमारे को सिर्फ 1 और 1.5 महीने के लिए ड्रॉट कंडीशन रहती है, तो उस पर फार्मर को वेयर। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, हमारा पर्यावरण को जो दूषित कर रहा था वो था केमिकल फर्टिलाइजर। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो चुकी है। आपने कहा कि नीड बेस्ड होना चाहिए, जैसे आपने नीड बेस्ड, जैसे मैं फार्मर जितनी जरूरत है उतना डालें। मैं फार्मर को अवेयर करता हूं कि जब आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या दवाई देता है, क्या बोलता है? वो बोलता है कि अपना ब्लड टेस्ट करिए। बिल्कुल। तो जो ये ब्लड टेस्ट है वो हमारे मिट्टी की टेस्ट की तरह है, जांच की जाए, परीक्षण किया जाए। पौधा भी एक इंसान की तरह है, इसको इंसान की तरह ट्रीट करे। और ये हमारे जो पेड़ एक माँ की तरह है, और जो फल लगते हैं वो उसके बच्चे हैं। तो आपको उसको कैसे आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में देना है। जैसे फार्मर इस साल की फसल तोड़ देगा, आप देखेंगे एक साल सेब लगते हैं, दूसरी साल नहीं लगते। उसमें क्या था कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते थे। तो मैं उसको फार्मर को कैसे अवेयर करता था कि एक गर्भवती महिला है आपके परिवार में, जब उसका बच्चा हो जाता है तो उसके बाद आप कितनी केयर करते हैं जच्चा और बच्चा की। तो वैसे ही आपके पेड़ से जब आपने उसके बच्चे तोड़ दिए, उसके बाद वो भी शॉक में है, स्ट्रेस में है, उसको आपको क्या न्यूट्रिशन देनी है, नीड बेस, जिससे वो अगली साल के लिए फिर से तैयार रहे। तो हम फार्मर को इन सारे विषयों के बारे में अवगत कराते हैं। और आज आप देखेंगे इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जो अच्छे BCS जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आज बागवानी में अपना हाथ आजमा रहे हैं। सारे यूथ वापस आ गया। आज आप देखेंगे कि नशे की ओर एक रुझान हो चुका था। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हजारों ऐसे बच्चों के उदाहरण मेरे पास मौजूद है जिन्होंने नशे को छोड़ के बागवानी को अपना। आप देखिए कि हमारा कल्चर ये था कि घर में पेरेंट्स काम करें और बच्चे शहर में मौज मस्ती करें। लेकिन अब जो है आपके संदेश से, आपकी जागरूकता अभियान से, आप जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, उससे जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्षेत्र में जुड़े। पांचटा जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतनी सीमित समय में आपने दी। उम्मीद है आपके आने से जो है दर्शकों को लाभ होगा। आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन यकीन मानिए इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।